तो आज हम करेंगे मील के बारे में। दोस्तों इससे आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, और वीडियो को पूरा देखिएगा, इससे आपको जो मील जो क्या कहता है उसके बारे में सब कुछ आपको समझ में आएगा। तो हम आगे स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेट्स वी स्टार्ट। तो आज हम बात करेंगे मील जस्टिस के बारे में। मील क्या कहता है? In his book on utilitarian, Mill has also added the theory of justice from utilitarian perspective. मीन्स कहने का मतलब ये है कि वो जो जस्टिस की थ्योरी दिया है वो यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव से दिया है। मतलब कि यूटिलिटेरियन का मतलब होता है कि क्या सही है और क्या गलत है एज पर मील। बेंथम के अकॉर्डिंग नहीं बता रहा मैं बता रहा हूँ कि मील के अकॉर्डिंग और जस्टिस को उसी के अकॉर्डिंग उसने थियरी दिया है। कॉन्टेक्स्ट ऑफ मील वर्क, मील के वर्क का क्या कॉन्टेक्स्ट है, कहाँ से क्या लिया है उन्होंने। यूटिलिटेरियनिज्म इज ऑफन क्रिटिसाइज ऑन द ग्राउंड दैट इट डज नॉट मैच टू द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। जो ग्राउंड था किसका, यूटिलिटेरियनिज्म का, वो मैच नहीं करता किससे, जस्टिस से। मतलब दोनों का ग्राउंड अलग था, लेकिन जो बेस था वो यूटिलिटेरियन के अकॉर्डिंग ही था उसका, मील का। वो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मैच, ये मैच करना को डिफ़िकल्ट है। नॉर्मली जस्टिस इज सीन एज बेस्ड ऑन सम पैरामाउंट वैल्यू। नॉर्मली हम देखते हैं कि जो जस्टिस होता है उसको देखा जाता है कैसे, पैरामाउंट वैल्यू के जरिए, कि जस्टिस सबसे सोसाइटी में सबसे बड़ा जो वैल्यू है वो जस्टिस माना जाता है। कि अगर जस्टिस ही ना हो तो लोगों का जो जीवन है वो दुश्वार हो जाता है, लोग अच्छे से नहीं जी पाते हैं। मतलब वो कहते हैं ना कि अगर जस्टिस डिले इनजस्टिस डिनाई, तो उस तरीके की बात होती है। ट्रेडिशनली वी एसोसिएट जस्टिस विथ सुपर नेचुरल एंड स्पिरिचुअल डायमेंशन। हम परंपरागत तरीके से हम देखें कि जस्टिस क्या है, कि वो जस्टिस माना गया है सुपर नेचुरल और स्पिरिचुअल डायमेंशन। परहैप्स ट्रेडिशनल स्टार्ट बाय, और ये जो जस्टिस है वो स्टार्ट हुआ है किससे, प्लेटो से। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी ओर हम देखते हैं कि यूटिलिटी इज सीन एज अपोजिट, और जो यूटिलिटी होती है वो उसको हम उसके जस्टिस के अपोजिट देखते हैं। अब कैसे जस्टिस के अपोजिट है, हम आगे पढ़ते हैं। इट इज़ सीन एज एक्सपीडेंसी, ये एक्सपीडेंसी की जैसे बताया गया है। हैंस मिल ट्राई टू काउंटर द बिलीफ, इसीलिए जो मिल है वो जो आस्था को क्या करता है, कोशिश करता है कि काउंटर करने की, कि यूटिलिटेरियन एंड जस्टिस आर कॉन्ट्राडिक्टरी। वो बताता है कि यूटिलिटेरियनिज्म और जस्टिस क्या है, अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज है। रादर ही एस्टेब्लिश जस्टिस ग्राउंडेड इन यूटिलिटी, कॉन्ट्राडिक्टरी रादर ही एस्टेब्लिश्ड जस्टिस ग्राउंडेड इन यूटिलिटी। जो ये कॉन्ट्राडिक्टरी होने के बावजूद भी जस्टिस को एस्टेब्लिश किया किसके ग्राउंड पे, यूटिलिटी के बेस पे। तो हाउ ही प्रूव, और इस चीज़ को वो प्रूव कैसे करता है मिल, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द ओरिजिन ऑफ आइडिया ऑफ जस्टिस ही लुक्स एट सम सिचुएशन विच आर जनरली परसीव्ड बाय द पीपल एज जस्टिस। वो कहता है कि ओरिजिन ऑफ आइडिया ऑफ जस्टिस, ही लुक एट सेम सिचुएशन विच आर जनरली परसीव्ड बाय द पीपल एज, मतलब जो ओरिजिन ऑफ मील का जो ओरिजिन ऑफ जस्टिस है, आइडिया ऑफ जस्टिस है, वो परसीव्ड किया गया है बाय द जस्टिस एज बाय द पीपल एज ए जस्टिस। इट परसीव्ड एज इनजस्टिस टू डिप्राइव ए पर्सन फ्रॉम हिज लीगल राइट, और ये ऐसा माना गया है कि जस्टिस इनजस्टिस टू डिप्राइव, अन्याय को मना करना, ए पर्सन फ्रॉम हिज लीगल राइट, ये क्या है, एक आदमी का क्या है, एक लीगल राइट है कि मेरे साथ अन्याय नहीं हो सकता, मेरे साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। दो पीपुल अंडरस्टैंड दैट लॉ एंड जस्टिस आर नॉट सेम, इसीलिए लोग क्या कहते हैं कि जो लॉ और जस्टिस होता है वो क्या है, सेम नहीं है। इट इज़ कंसिडर्ड
अनजस्ट ये माना गया है कि जो अन्याय है, इफ़ वी डिप्राइव अ पर्सन फ्रॉम हिज मोरल, अगर हम किसी भी आदमी को उसके मोरल राइट से डिप्राइव करते हैं, उससे वंचित करते हैं, तो नॉर्मली एक्सेप्ट इन ए सोसाइटी, ये एक्सेप्ट किया गया है सोसाइटी में। इट इज़ जनरली एक्सेप्टेड दैट, और ये जनरली एक्सेप्टेड किया, एग्जाम्पल यही है, दैट दोज हु आर इक्वल शुड बी ट्रीटेड, और ये इस तरीके से उन्होंने जनरली एक्सेप्टेड भी किया कि अगर जो इक्वल है शुड बी ट्रीटेड, बराबरी के साथ इक्वल ट्रीट किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, द फीलिंग ऑफ इनजस्टिस इमर्ज, और जो अन्यायी की जो फीलिंग है वो आती है व्हेन वी सी समवन गेटिंग, जब हम देखते हैं व्हाट इट डज नॉट डिजर्व, वो डिजर्व नहीं करना चाहता, एंड नॉट गेटिंग व्हाट इट डिजर्व, और वो न तो डिजर्व करता है जस्टिस के लिए, और वो नहीं कोशिश करता वो न्याय को पाने के लिए। इसीलिए जो फीलिंग ऑफ इनजस्टिस है वो यहाँ से इमर्ज होकर आती है। द फीलिंग इमर्ज व्हेन समवन वायलेट द एग्रीमेंट, और इस तरीके की जो इनजस्ट की जो फीलिंग है वो निकल के आती है कि कोई उल्लंघन करता है एग्रीमेंट का, डज नॉट फुलफिल द एक्सपेक्टेशन विच ही हैज़ नर्चर, और वो उस तरीके की एक्सपेक्टेशन को क्या नहीं करता, नर्चर नहीं करता, इसीलिए उनके लिए इनजस्टिस इमर्ज होकर आता है। इट इज़ कंसिडर, ये माना जाता है कि अनजस्ट टू शो फेवरेटिज्म, मतलब जो अन्याय होता है वो फेवर होता है, जो मतलब जिसका जो फेवर, जैसे जस्टिस को अगर फेवर कर रहा है वो भी एक अन्याय है। फेवरेटिज्म दो नॉट इन ऑल सिचुएशन, ये शो फेवरेटिज्म दो नॉट इन ऑल सिचुएशन में नहीं होता। वी कैन नॉट मेक एवरीवन, हम हर किसी को क्या नहीं कर सकते, दोस्त नहीं बना सकते। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट बताया गया कि फेवरेटिज्म भी क्या हो सकता है, एक अनजस्ट का तरीका हो सकता है। द आइडिया ऑफ इक्वलिटी, थस द सेंस ऑफ जस्टिस हैज़ इट्स ओरिजिन इन आवर इमोशन, इस प्रकार जो जस्टिस का सेंस है वो हमारी इमोशन से ओरिजिन होता है। इट इज़ नॉट लिंक टू सम स्पेशल प्रोविडेंस ऑफ नेचर, और ये जो नेचर से नहीं लिंक होता, ये होता है हमारी इमोशन से लिंक होता है जो जस्टिस होता है। ये आल्सो हेल्ड दैट द ओरिजिन ऑफ टर्म जस्टिस हैज़ बीन लिंक टू द टर्म, और उसने ये भी बताया कि जो जस्टिस का ओरिजिन है वो कुछ लॉ के टर्म से भी जुड़ा हुआ है, बट लॉ इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू द, लेकिन उसने ये भी बताया है कि जुड़ा तो है लेकिन जो जस्टिस है वो लॉ से इक्विवेलेंट नहीं है। देयर आर मैनी लॉज विच आर नॉट जस्ट, यहाँ पे कई सारे लॉ है जो जस्ट नहीं है। जैसे मैं बताता हूँ कि हॉब्स बात करता है कि इक्वल नॉट ट्रीटेड इक्वल, वो हॉब्स बताता है कि अगर इक्वल्स को इक्वल्स के अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाए तो जस्टिस है, लेकिन अगर इक्वल और अनइक्वल को इक्वल के समान अगर ट्रीट किया जाए तो वो भी इनजस्टिस है अकॉर्डिंग टू हॉब्स। लेकिन ये तो लॉ, अगर ऐसा लॉ बना दिया जाए कि जैसे कि जो असमान को समान के साथ रख दिया जाए तो वो तो अन्याय हुआ ना। इसीलिए जो लॉ होता है वो कभी कभार क्या होता है, इनजस्टिस भी करता है। देयर आर मैनी लॉज विच आर नॉट जस्ट, देयर आर मैनी लॉज विच शुड एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट तो है कई सारे लॉ बट डोंट एग्जिस्ट, बट उनको फुलफिलमेंट उनको एग्जीक्यूट नहीं किया जाता। एंड जस्टिस इज ब्रॉडर देन द लॉ, इसीलिए जो जस्टिस होता है वो लॉ से बड़ा होता है। हाउ अबोव प्रिंसिपल आर लिंक विद जस्टिस, जो प्रिंसिपल है किस तरीके से लिंक है। ही ट्राई टू फाइंड आउट द कॉमन पॉइंट, वो ट्राई टू फाइंड आउट द कॉमन पॉइंट इन ऑल द 6 कंसेप्शन ऑफ, मेरे 6 प्रकार के कंसेप्ट बता जस्टिस के। द कॉमन पॉइंट इज सोसाइटी, कॉमन पॉइंट क्या है, सोसाइटी है। सोसाइटी रिकॉग्नाइज इनजस्टिस, सोसाइटी क्या करती है, जस्ट इनजस्टिस को रिकॉग्नाइज व्हेन समबडी राइट टू, और
कब कब रिकॉग्नाइज करते हैं, जब किसी का राइट वोलेट होता है। जस्टिस इज लिंक टू कंसेप्ट ऑफ राइट। कहने का मतलब है कि जस्टिस को मिलने किससे राइट लिंक क्या है, राइट। व्हाट इज राइट अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू जेस मिल, राइट क्या, ही डिफाइन राइट एज ए वैलिड क्लेम टू बी प्रोटेक्टेड बाय द सोसाइटी। वो बताता है कि वैलिड, ये वैलिड क्लेम है जो टू बी प्रोटेक्ट, जो प्रोटेक्ट किया जाता है किसके, सोसाइटी के द्वारा, उसे क्या कहा जाता है, राइट्स कहा जाता है एज पर जैसमिन। इट मीन्स द कंसेप्ट ऑफ राइट कम विद द कंसेप्ट ऑफ ड्यूटी। इसका मतलब ये होता है कि जो कंसेप्ट ऑफ द राइट होता है वो किसके साथ आता है, ड्यूटी के साथ आता है। कहने का मतलब है कि जैसे दो व्यक्ति है, तो ये जो इसकी डेफिनेशन बता रखा है कि वैलिड क्लेम टू बी प्रोटेक्टेड बाय द सोसाइटी। अब मैं क्या करूँगा, मेरी ड्यूटी है कि मैं उसकी जो डिग्निटी है, उसकी जो राइट टू प्राइवेसी है, उसका जो राइट है, उसको मैं क्या करूं, उसको मैं सम्मान दूं। ये मेरी ड्यूटी है, ठीक है। और उसकी भी ड्यूटी है कि वो मेरी जो भी राइट्स है उसका वो क्या करे, ऑनर करे, सम्मान करे। तो अगर ये ड्यूटी को फुलफिलमेंट करते हैं तो ऑटोमेटिकली राइट्स का भी क्या होता है, फुलफिलमेंट होता है। द राइट ऑफ ए पर्सन इज ड्यूटी ऑफ अदर। ही मेंशन टू टाइप ऑफ ड्यूटी और ऑब्लिगेशंस। वो दो तरीके के ड्यूटीज और ऑब्लिगेशन कर, तो किस तरीके के ऑब्लिगेशन है, इम्परफेक्ट और परफेक्ट। इम्परफेक्ट ऑब्लिगेशन आर नॉट नेसेसरी टू परफॉर्म। इम्परफेक्ट जो ऑब्लिगेशन है वो नेसेसरी नहीं है परफॉर्म करना। परफेक्ट ऑब्लिगेशन आर नेसेसरी टू परफॉर्म। और जो परफेक्ट होता है वो नेसेसरी होता है। इट इफ नॉट परफॉर्म इट विल गिव राइज टू सेंस ऑफ इनजस्टिस। अगर नहीं करते हैं परफॉर्म तो ये क्या करता है, इनजस्टिस का सेंस। वाई पीपल आर कंसर्न अबाउट द राइट ऑफ अदर्स। क्यों लोग कंसर्न है अबाउट द लोगों के अधिकारों से। वाई राइट्स एंड यूटिलिटी लिंक। और क्यों ही राइट्स और यूटिलिटी लिंक होता है। वाई राइट एंड जस्टिस। और क्यों ही राइट्स और जस्टिस लिंक है। ये भी हम तीनों चीज़ों की हम यहाँ पे बात करेंगे। वी आर कंसर्न अबाउट राइट ऑफ अदर्स। हम कंसर्न है किससे, दूसरों के अधिकारों से, क्योंकि दूसरों के जो राइट्स है वो ब्रीच नहीं होना चाहिए, उनका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। हम ऐसा काम नहीं करें ताकि दूसरे को प्रॉब्लम ना हो। जैसे मेरी लिबर्टी, अगर हम लिबर्टी की बात करते हैं तो मेरी लिबर्टी वहाँ तक ही है। जैसे अगर मैं लाठी चला रहा हूँ तो मेरी लिबर्टी वहाँ तक ही है जहाँ से दूसरे की नाक स्टार्ट होती है, ठीक है। तो ये मेरी ड्यूटी है कि मैं दूसरे को हार्म ना करूँ, और दूसरे की भी ये ड्यूटी है कि वो मुझे हार्म ना करें। यही बेसिकली कंसेप्ट है उसके जस्टिस का। If somebody kill the other person, the feeling in society is that such person should be punished. अगर कोई भी आदमी सोसाइटी में किसी भी व्यक्ति को मारता है तो सोसाइटी उसको क्या करना चाहिए, पनिश करना है। द रीज़न, उसके कारण, उसके पीछे एक कारण है, इफ़ वी डू नॉट रिकॉग्नाइज इट एज ए क्राइम नोबडी लाइफ इज। अगर हम इस चीज़ को क्राइम अगर आइडेंटिफाई नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि सोसाइटी में नारकी आएगी और कोई भी सिक्योर नहीं रह पाएगा। कोई भी किसी को कैसे भी मार सकता है। जैसे कि एक जंगल होता है, जंगल में जानवर होते हैं, जानवर किसी को मार देते हैं तो वहाँ पे भी एक तरीके से अनारकी होती है। अकॉर्डिंग टू हिम द फीलिंग ऑफ जस्टिस इमर्ज from two instinct. According to him, the animal instinct of retaliation। वो इसी तरीके से हुआ कि मैंने बात की थी भी कि रिटेलिएशन, एनिमल जो रिटेलिएशन करते हैं वही बात हो गई कि आदमी भी फिर इसी तरीके से रिटेलिएट करेगा। is linked with the justice of idea of justice. Security, the concept of punishment get moral force when we link it with the society as such. The concept of punishment get moral force, मतलब जो moral force को क्या करता है, पनिश करता है। when we link it with the society as such, the interest of society will be affected if person is not punished. Thus the concept of justice is linked to the instinct of punishment. The punishment is linked to social utility, as not only justice and utility, not contradictory utility is the principle of justice. तो ये बात करता है मिल। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सॉरी,
डिबेट जस्टिस इज़ नॉट इक्वल टू यूटिलिटी। तो वो बात करता है कि जो जस्टिस है वो क्या नहीं है, इक्वल नहीं है यूटिलिटी है। सुपर नेचुरल आइडिया इक्वल है एक्सपीडियंसी के, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन व्हाट इज जस्टिस, इन्वेस्टिगेट करो कि जस्टिस क्या है। हाउ पीपल परसीव इन डिफरेंट सिचुएशन, अलग अलग सिचुएशन में लोग किस तरीके से रहते हैं। कॉमन आइडिया जो होता है वो राइट ऑफ पर्सन होता है, मतलब जो कॉमन आइडियाज़ होते हैं वो लोगों के क्या होते हैं, राइट्स होते हैं। और जो ऑब्लिगेशन ऑफ अदर्स, वो लोगों वो जो दूसरे लोग हैं उसके क्या होते हैं, बाध्यताएं होती है। उसी से क्या होता है कि जो राइट ऑफ द पर्सन होते हैं उसी से लाइफ प्रोटेक्ट होती है। तो ये एक कॉमन कंसेशन पे आके वो कुछ लॉज बनाते हैं। अगर राइट होता है तो उसको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। ये ऑब्लिगेशन है माई सिक्योरिटी, मेरी अगर मुझे सिक्योर रहना है तो मुझे भी ऑब्लिगेशन बताना पड़ेगा। ऑल इज़ सोशल यूटिलिटी, और ये सब कुछ क्या है, एक सोशल यूटिलिटी है। कहने का मतलब है कि यूटिलिटी वही बात हो गई कि अगर आप किसी को हार्म नहीं पहुंचाते तो दूसरा भी कोई आपको हार्म नहीं पहुंचाएगा। ऐसा नहीं है। जब अगर हम वैल्यूज़ को डेवलप करते हैं सोसाइटी में तो इस तरह की सिचुएशन हम मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन वैल्यूज़ डेवलप करना बहुत बड़ी बात है। पनिश ऑफ द क्रिमिनल्स, क्रिमिनल को क्या करना चाहिए, पनिश करना चाहिए। फीलिंग क्या होगा फिर, रिवेंज, वो रिवेंज करेगा। सिक्योरिटी या तो रिवेंज करेगा या फिर सिक्योरिटी सोशल यूटिलिटी, या फिर सोसाइटी का क्या होगा, सिक्योरिटी आएगी सोसाइटी में। तो ये हुआ मील का जस्टिस का कंसेप्ट। अब लिबर्टी पे आते हैं। लिबर्टी पे क्या कहता है मील, इम्पोर्टेंस ऑफ मील, इफ़ एनीवन इज़ लिबरल इट इज़ मील। अगर जो कोई भी अगर लिबरल है तो वो कौन है, मील है। कौन है, मील। इट वॉज मील हु गेव द इलेबरेटिव व्यू ऑन लिबर्टी। ये मील ही है जो क्या करता है, एक इलेबरेटिव लिबर्टी, मतलब लिबर्टी के बारे में एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट देता है, एक्सप्लेन देता है उसको। सिग्निफिकेंस, महत्व क्या है इसका। अप टिल नाउ लिबरलिज्म वाज डोमिनेटेड, अब तक क्या था, लिबरलिज्म ही क्या था, डोमिनेटेड था बाय यूटिलिटेरियनिज्म। यूटिलिटेरियनिज्म के द्वारा ही क्या किया जाता है, लिबरलिज्म को डोमिनेट किया गया। यूटिलिटी हैज सेंट्रल प्लेस इन लिबरलिज्म, और जो यूटिलिटी का जो सेंट्रल प्लेस है वो क्या है, लिबरलिज्म है। मील रिप्लेस यूटिलिटी बाय लिबर्टी, मील रिप्लेस करता है यूटिलिटी को बाय लिबर्टिज्म, मेकिंग इट मोस्ट इम्पोर्टेंट वैल्यू। जो मील का क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट वैल्यू है। व्हाट इज मील पर्पस, व्हाट इज मील proposal, a state should try to maximize its liberty rather than utility। उसको लिबर्टी को, स्टेट को क्या करना है, मैक्सिम अधिक से अधिक लिबर्टी करना चाहिए लोगों के, वो उदारता देना चाहिए, स्वतंत्र करना चाहिए लोगों को, रादर देन उन यूटिलिटी के ऊपर उसने लिबर्टी को महत्व। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी का क्या इंपॉर्टेंस है, अब हम आगे पढ़ते हैं। लिबर्टी इज ए सुप्रीम यूटिलिटी। अगर लोगों के पास लिबर्टी होगी तो वो सोच सकेंगे, डिबेट कर सकेंगे, लॉजिक कर सकेंगे, आर्ग्यू कर सकेंगे। आर्ग्यू से ही, इन सब चीज़ों से ही क्या होता है कि लोगों के अंदर रैशनैलिटी जनरेट होती है, और रैशनैलिटी ही क्या डेवलप करवाती है कि क्या सही है और क्या गलत है। ये सब चीज़ें, जो रैशनैलिटी है वही लोगों के अंदर विजडम लेके आती है। तो इसीलिए लिबर्टी को मिल क्या कहता है कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द यूटिलिटी। इट हैज़ यूटिलिटी फॉर द, और ये इंडिविजुअल के लिए भी बताता है और द सोसाइटी एंड स्टेट, सबके लिए यूटिलिटी बताता है वो। अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट, जो इंडिविजुअल के लिए बताया गया है कि क्यों है, क्योंकि वो डेवलप करता है अपॉर्चुनिटी इंडिविजुअल की, और सोसाइटी के लिए और स्टेट के लिए भी ये चीज़ें ज़रूरी है कि लिबर्टी, सोसाइटी के अलग सेक्टर में लिबर्टी देना चाहिए
और स्टेट को अलग सेक्टर में लिबर्टी देना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मिल, नो स्टेट बिकम ग्रेट बाय ड्वार्फिंग इट्स ओन पीपल। मिल के अकॉर्डिंग कोई भी स्टेट नहीं होना चाहिए ग्रेट बाय ड्वार्फिंग इट्स ओन पीपल, मतलब लोगों को बोना बताते हुए, लोगों को बोना नहीं बताना। बाय ड्वार्फिंग का मतलब होता है कि ही मीन्स टू से, इसका मतलब कहने का मतलब है नॉट गिविंग अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट, नहीं देते हुए अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट। वी कैन सी द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक थिंकर, हम कह सकते हैं, हम देख सकते हैं ग्रीक थिंकर जिससे इन्फ्लुएंस हुए हैं, लाइक प्लेटो। मील ऑल्सो बिलीव दैट स्टेट इज इंडिविजुअल इट लार्ज। कहने का मतलब है कि जो स्टेट है, प्लेटो भी यही कहता है कि जो स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज। कहने का मतलब है कि जो स्टेट जो बना है वो एक सीक्वेंस और एक कड़ी, एक लिंक के अकॉर्डिंग, जैसे कि वो बताए कि एक इंडिविजुअल पर्सन है, इंडिविजुअल से 4 आदमी बने, 4 आदमी से एक फैमिली बना, फैमिली से एक छोटा गांव बना, छोटा गांव से बड़ा गांव, बड़ा गांव से एक शहर, शहर से स्टेट, स्टेट से उस, और स्टेट में क्या है, एक गवर्नमेंट होती है। तो जो स्टेट होता है वो क्या है, एक लोगों का ही एक विस्तृत रूप है। वी कैन गिव द एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मर यूएसएसआर। हम यूएसएसआर का क्या कर देते हैं एग्जाम्पल, विच डिनाई राइट और लिबर्टी। उसने क्या किया था, राइट और लिबर्टी को डिनाई किया था। और उसका जो कॉन्सिक्वेंस था, उसका जो परिणाम था, अल्टीमेटली क्या था, यूएसएसआर कोलैप्स हो गया, क्योंकि उसने लिबर्टी नहीं दिया। अगर आप लिबर्टी नहीं दोगे लोगों को तो इसके मल्टीपल इफेक्ट हो सकते हैं। ये सीधा, ये अब मैं बात करता हूँ कि जहाँ तक मैं मानता हूँ कि लिबर्टी लोगों को लिबर्टी ज़्यादा से ज़्यादा देनी चाहिए। अच्छा हमने पढ़ लिया था। ऑन द अदर हैंड द स्टेट इन द वेस्ट हैव डेवलप्ड एज दे रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द राइट ऑफ द पीपल। मतलब जो वेस्ट था वो अब तक क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, अब तक क्यों इस तरीके से डेवलप्ड हो चुका है, क्योंकि उन्होंने ओपन सोसाइटी दी है, उन्होंने लोगों को लिबर्टी दी है। लिबर्टी क्या लेके आती है जी, कि जैसे हम एक चीज़ की बात करते हैं कि जो जैसे मार्क्स बात करता है, मार्क्स बात करता है कि थीसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस। जो थीसिस है वो लिबर्टी से आता है, क्योंकि जो भी आदमी कोई सोचता है तो वो समाज के सामने लेके आएगा, और जो समाज के सामने लेके आने का मतलब है कि उसे लिबर्टी है, तभी वो समाज सोसाइटी के सामने लेके आ रहा है। और जो उसके बाद में जो एंटीथेसिस है वो भी एक लिबर्टी है, तभी एंटीथेसिस आ रहा है सोसाइटी में। और जो थीसिस और एंटीथेसिस के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो आर्ग्यू होते हैं, जो लॉजिक होते हैं, जो डिस्कशन होता है, उसी से जो सिंथेसिस निकलने आता है वो अल्टीमेट ट्रूथ है। वो क्या है, वो अल्टीमेट ट्रूथ है कुछ टाइम के लिए, ठीक है। फिर जैसे ही सिंथेसिस आया, फिर उसका कभी ना कभी एंटीथेसिस। तो ये तभी पॉसिबल है जब सोसाइटी में लिबर्टी है। अगर आप लिबर्टी नहीं दोगे तो डिस्कशन नहीं हो पाएगा, तो जो न्यू इन्वेंशंस हैं, जो इनोवेशंस हैं, वो नहीं आ पाएंगे सोसाइटी में। तो ये बेसिक जड़ है, ये कॉन्सेप्ट है। हेंस ही सजेस्ट अ स्टेट टू गिव मैक्सिमम पॉसिबल फ्रीडम टू इट्स पीपल। इसीलिए लोगों को मैक्सिमम फ्रीडम देना चाहिए। मील इज़ इनकन्सिस्टेंट थिंकर, मील इनकन्सिस्टेंट थिंकर है। ऑन वन हैंड एक तरफ तो वो रिकमेंड करता है मैक्सिमम लिबर्टी का, और दूसरी तरफ वो क्या करता है, ही रियलाइज द रिलीवेंस ऑफ रीजनेबल, और वो करता है कि लोगों को क्या करना चाहिए, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन देना चाहिए लिबर्टी के साथ साथ। इससे क्या होगा कि अनार्की नहीं आएगी, और लोग क्या होंगे, उससे क्या बोलते हैं, स्वेच्छाधारी नहीं होंगे वो, मतलब अपने आप में ही निरंकुश नहीं हो जाएंगे, वो अपने को भगवान नहीं मानने लग जाएंगे लोग। इस वजह से वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की बात करता है। इट इज़ अ वेल नोन फैक्ट दैट इन द एब्सेंस ऑफ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लिबर्टी बिकम लाइसेंस। तो यही मील की वजह से ही मान के चलो कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें 19 जो आर्टिकल है, उसमें जो लिबर्टी दी गई है, उसमें जो फ्रीडम दिया गया है, वो एप्रोप्रिएट रिस्ट्रिक्शंस के साथ लिबर्टी दी गई है। तो वो कंसेप्ट कहाँ से आता है, यहाँ से आता है मिल।
हाउ मील डिसाइड द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, अब वो मील किस तरीके से डिसाइड करता है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन को. इन दिस कॉन्टेक्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द फेमस हार्म प्रिंसिपल गिवन बाय द मील. ठीक है, 6 वाली स्लाइड पे आते हैं हम. मील सेल्फ रिगार्डिंग. मील कैटेगराइज ऑल ह्यूमन एक्शन इनटू 2 टाइप, सेल्फ रिगार्डिंग और अदर रिगार्डिंग. मील दो तरीके से कैटेगराइज करता है ह्यूमन एक्शन को. सेल्फ रिगार्डिंग क्या होता है? द एक्शन विच आर रिलेटेड टू द पर्सन एंटायरली. इन सच एक्शन देयर इज नो जस्टिफिकेशन फॉर द इंटरवेंशन बाय द स्टेट over himself and over his body. Man is sovereign. Even self-harm is not the justification for the intervention by the state in the liberty or a person. ये कहता है कि over himself, खुद के, और over his body, खुद के ऊपर और खुद की बॉडी. मैन इज सोवरेन. मैन क्या है? सोवरेन है, मतलब संप्रभु. इवन सेल्फ हार्म इज नॉट द जस्टिफिकेशन. यहाँ तक भी जो खुद को अगर नुकसान पता वो जस्टिफिकेशन नहीं है फॉर द इंटरवेंशन बाय द स्टेट इन द लिबर्टी ऑफ अ पर्सन. मतलब अगर कोई भी आदमी खुद को क्या नुकसान पहुँचा रहा है तो अगर उस पर भी अगर स्टेट इंटरवेंशन करता है तो ये जस्टिफिकेशन नहीं है. ठीक है, तो सेल्फ रिगार्डिंग की ये बात है. There is no justification in the action of state punishing a person or banning the sale of cigarette or liquor so long person is confining his activities to himself. Thus, Mill reject the concept of paternalistic state. It will lead to authoritarianism. However, there is an inconsistency in the sense Mill suggests a state should inform the person about danger involved. मतलब कहने का मतलब है कि जैसे अभी का स्टेट हमारा, जैसे सिगरेट का एक पैकेट होता है उस पर क्वेश्चन लिखा होता है, चेतावनी लिखी होती है कि इसका सेवन करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, जबकि स्टेट रोक नहीं रहा उनको. तो ये क्या हुआ कि स्टेट को केवल उनको लोगों को क्या करना चाहिए? इन्फॉर्म करना चाहिए कि ये नुकसान है. ये अब ये लोगों के ऊपर है कि लोग पिए या नहीं पिए. दैट इज़ द बेसिक अंडरस्टैंडिंग और एग्जाम्पल ऑफ द सेल्फ रिगार्डिंग. अदर रिगार्डिंग एक्शन के बारे में मिल कहता है कि इन द एक्शन ऑफ द पर्सन हार्म द अदर ओनली इन सच सिचुएशन ए स्टेट कैन इंटरवेन टू प्रिवेंट हार्म टू अदर. लेकिन इन केस ऑफ एक्शन ऑफ द पर्सन, लोगों के कार्यों के अंदर हार्म द अदर ओनली इन द सिचुएशन ए स्टेट कैन इंटरवेन. एक स्टेट इंटरवेन कर सकता है प्रिवेंट हार्म टू अदर, लोगों को हार्म करने से रोक सकता है स्टेट. इन अदर वर्ड ऑफ मिल, द सोल पर्पस ऑफ मैनकाइंड इज वारंटेड परमिटेड टू इंटरवेन इन द लिबर्टी ऑफ अ पर्सन इज टू प्रिवेंट हार्म टू द अदर. कहने का मतलब है कि स्टेट अगर आप किसी और को हार्म कर रहे हो, किसी को नुकसान पहुंचा रहे हो, तो वहाँ स्टेट वहाँ पे क्या करेगा? इंटरवेन करेगा वहाँ पे. द सेल्फ हार्म इज नॉट द बेसिस सेल्फ हार्म इज नॉट द बेसिस ऑफ इंटरवेन. लेकिन सेल्फ हार्म है वो इंटरवेन का बेसिस नहीं हो सकता. ऑल रिस्ट्रिक्शन आर को रिस्टेंस. जो ऑल रिस्ट्रिक्शन था वो क्या है? को रिस्टेंट है. इट मीन्स रिस्टेंट फॉर द सेक ऑफ रिस्टेंट हैविंग नो जस्टिफिकेशन. कहने का मतलब है जो रिस्टेंट है फॉर द सेक ऑफ रिस्टेंट हैविंग नो जस्टिफिकेशन, वो कोई जस्टिफिकेशन नहीं रखता है. नॉट मिल कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी इज निगेटिव. जो निगेटिव जो, क्योंकि वो क्या करता है कि निगेटिव वो पूरी तरीके से लिबर्टी नहीं देता. वो क्या करता है? अप्रोप्रिएट रिस्ट्रिक्शन भी लगाता है. इस वजह से निगेटिव लिबर्टी दी है मिल ने. ही इज एक्सप्लेन लिबर्टी इन टर्म ऑफ द एब्सेंस ऑफ द इंटरफेरेंस. वो एक्सप्लेन करता है लिबर्टी इन द टर्म ऑफ द एब्सेंस ऑफ इंटरफेरेंस. मतलब
लिबर्टी क्या होना चाहिए, एब्सेंस ऑफ द इंटरप्रेट, किसी भी तरह का एब्सेंस नहीं होना चाहिए, इसमें लिबर्टी होती है। व्हाट इज द इनकंसिस्टेंसी, दो ही डज नॉट सपोर्ट इंटरफ्रेंस, यद्यपि वो क्या करता है, सपोर्ट नहीं करता इंटरफ्रेंस को, येट ही रिकॉग्नाइज नीड ऑफ इंटरवेंशन इंटरफ्रेंस, येट फिर भी ही वो रिकॉग्नाइज करता है इंटरफ्रेंस को, टू प्रिवेंट हार्म, लोगों को, दूसरे लोगों को बचाने के लिए। वॉट डज इट इंडिकेट, मिल इज ए transitional thinker, he belonged that the time when people were realizing the limitation of negative liberty, तो वो ट्रांजिशनल थिंकर है, वो बिलोंग करता है उस ऐसे टाइम से जब लोग क्या कर रहे थे, महसूस कर रहे थे द लिमिटेशन ऑफ द नेगेटिव लिबर्टी। बट द आइडिया ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी वेलफेयर स्टेट हैज़ नॉट येट क्रिस्टलाइज, मतलब तब बना नहीं था वेलफेयर ऑफ स्टेट। द फर्स्ट पर्सन टू गिव कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी इज टी एच ग्रीन, पॉजिटिव लिबर्टी को देने वाला जो इंसान था सबसे पहले वो क्या था, टी एच ग्रीन। हाउएवर द जर्म ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी आर फाउंड इन मेल, जो बिगनिंग है, लेकिन जो पॉजिटिव लिबर्टी का जो बिगनिंग है उसका थोड़ा सा जो सब्सटेंस मान सकते हैं वो मील से मानते हैं। मार्कर ने कहा है कि मील एज ए प्रोफेट ऑफ एम्पैथी लिबर्टी ए स्कूल ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट इंडिविजुअलिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है, नेट जेआरएफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कब हमेशा पूछता है वो मैक्सिमम एग्जामों में, असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट जेआरएफ में आपको ये पूछेगा ये, और ये कोटेशन देगा, यूपीएससी में भी ये कोटेशन दे सकता है, और इस कोटेशन को क्या करेगा वो इलेबोरेट करने के लिए बोलेगा, मील एज ए प्रोफेट ऑफ एम्पैथी लिबर्टी, व्हाट डू यू मीन। बार्कर इज अ मॉडर्न लिबरल हु फाइंड द कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव लिबर्टी होलो, बार्कर ने क्या किया है, जो नेगेटिव लिबर्टी है उसमें होलो फाइंड आउट किया। ही प्रिफर टू डिफाइन लिबर्टी इन ए पॉजिटिव, उसने जो प्राथमिकता दी है पॉजिटिव लिबर्टी को डिफाइन करेगी। ए स्टेट इंटरवेंशन डज नॉट नेसेसरीली लिमिट लिबर्टी, एक स्टेट इंटरवेंशन नहीं करता स्टेट को लिबर्टी को लिमिट करने के लिए। इट ऑल्सो इनहेंस लिबर्टी, वो क्या करता है, लिबर्टी को इनहेंस करता है। मील कंसेप्ट इज होलो, मील का कंसेप्ट क्या है, एक होलो खोखला है, बिकॉज ही कुड नॉट डिफेंड हिज ओन कंसेप्ट ऑफ, क्योंकि वो खुद के ही जो कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी उसको खुद को क्या करता है, वो डिफेंड नहीं कर पाता। मील गोज फॉर नॉन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन ह्यूमन एक्शन, जो मील है वो क्या करता है कि मील खुद ही क्या करता है कि नॉन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन देता है ह्यूमन एक्शन की। ही अज्यूम दैट ही हैज़ प्रोवाइडेड ह्यूज स्कोप फॉर लिबर्टी, वो मानता है कि उसने प्रोवाइड किया ह्यूज स्कोप ऑफ लिबर्टी, बट इन रियलिटी ही क्रिएट ह्यूज स्कोप फॉर द इंटरवेंशन बाय द स्टेट। ये बहुत बड़ी बात है, वो ये मानता है कि मैंने क्या किया है कि लिबर्टी का बहुत बड़ा वो दिया है, लेकिन ही क्रिएट ह्यूज स्कोप ऑफ फॉर द इंटरवेंशन बाय द स्टेट। इन रियलिटी देर आर वेरी फ्यू एक्शन, इन रियलिटी में यहाँ पे बहुत कम एक्शन है विच कैन बी ट्रीटेड एज सेल्फ रिगार्डिंग, जो सेल्फ रिगार्डिंग से संबंधित ट्रीटेड कर सकते हैं। एनी एक्शन कैन बी इंटरप्रिटेड एज अदर रिगार्डिंग, कोई भी जो एक्शन है कर सकता है हसब एज अदर, किसी से भी रिलेटेड। मील थ्योरी इज बेस्ड ऑन द concept of abstract individual only in the world of ideas. Meal theory is based on the concept of abstract individual only in the world of idea। जो मील का जो कंसेप्ट है एब्स्ट्रैक्ट इंडिविजुअल का ओनली इन द वर्ल्ड, वो आइडिया में ही है, न कि रियलिटी। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम। इनकंसिस्टेंट, तो हमने ये तो पढ़ लिया था।
person will be enjoying liberty in the way Mill propose the real person live in society and hence very limited scope to exercise liberty as Mill has thought. Thus Barker established Mill as the prophet of empathy liberty. However, it is not justified to say so because Mill is the first person to give the elaborative view on liberty. It is because of Mill that liberty rather than utility gained centrality in liberalism. Inconsistency does not undermine the value of his work. Mill, if known as prophet of empathy liberty, equally deserve to be known as champion of liberty. Hence, it is right to say that if anyone is liberal, it is Mill. तो कहने का मतलब है, ये बार्कर के कोटेशन का एक्सप्लेनेशन है कि पर्सन विल बी एंजॉय लिबर्टी इन द अपने अकॉर्डिंग इन द वे ऑफ मील पर्पज. मील का पर्पज है कि जो लोग वो लिबर्टी को एंजॉय करेंगे. द रियल पर्सन लिव इन सोसाइटी, जो वास्तविक जो व्यक्ति है वो सोसाइटी में रहता है, इसलिए वो लिमिटेड लिबर्टी को क्या करता है, लिमिटेड एक्सरसाइज करे वो, जैसे मील्स होता है. दस बार्कर एस्टेब्लिश मील एज द प्रोफेट ऑफ, इसलिए मील क्या करता है, लिबर्टी की तो बात करता है लेकिन वो खुद को ही क्या करता है, कर्ब करने की बात करता है, उसको नियंत्रण, खुद को नियंत्रण करने की बात, व्यक्ति को नियंत्रण करने की बात करता है. इसलिए वो एम्पैथी लिबर्टी की बताया है बार्कर ने. हाउएवर इट इज़ नॉट जस्टिफाइड टू से सो बिकॉज मिल इज़ द फर्स्ट पर्सन टू गिव द, इसलिए वो कहता है कि बार्कर कहता है कि ये जस्टिफाई नहीं है कि मिल पहला व्यक्ति है जो लिबर्टी के बारे में विस्तृत विवरण दिया. इट इज़ बिकॉज ऑफ मिल दैट, ये इसलिए कि मिल लिबर्टी रादर देन यूटिलिटी गेन सेंट्रलिटी, मतलब मिल का जो लिबर्टी का जो कॉन्सेप्ट है उसमें लिबर्टी सेंट्रलिस्ट नहीं है. वो कहता है कि जो यूटिलिटी है वो सेंट्रलिटी है, जो यूटिलिटी है वो सेंटर में है. इनकन्सिस्टेंसी डज नॉट अंडरमाइन द वैल्यू ऑफ हिज वर्क. इनकन्सिस्टेंसी अंडरमाइन नहीं करती है उसके काम की वैल्यू को. मील इफ़ नोन एज परफेक्ट, अगर उसको माना जाए एम्पैथी लिबर्टी को, इक्वली डिजर्व टू नोन एज द चैम्पियन ऑफ लिबर्टी. अगर उसको ये माना जाए कि अगर वो एम्पैथी लिबर्टी का परफेक्ट है तो उसे ये भी माना जाए कि वो चैम्पियन था लिबर्टी का, क्योंकि आइडिया तो उसने ही दिया था ना लिबर्टी का. हैंस इट इज़ राइट टू से दैट इफ़ एनीवन इज़ लिबरल, इट्स, इसलिए वो राइट रखता है कि अगर कोई भी अगर लिबरल तो वो क्या है, मिल है. थ्योरी ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मोस्ट वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन ऑफ मिल. अकॉर्डिंग टू मिल द मोस्ट important right is freedom of speech expression, which include freedom to act according to one's idea, freedom to form association for the better projection of his idea. तो ये freedom of speech की बात करता है यहाँ पे. why it is most important freedom, क्यों ये most important freedom है. this is the most precious gift of God to man. only human being have capacity to express themselves through the speech. अदर स्पीच कैन ओनली मेक साउंड. कहने का मतलब है कि ये जो राइट टू स्पीच और एक्सप्रेशन है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो बताता है कि भगवान ने केवल इंसानों को ही क्या किया है, बोलने की ताकत दी है. जानवरों को उसने नहीं दिया कि जानवर को साउंड बना सकते हैं, लेकिन इंसान तो बोल सकते हैं. इसीलिए लोगों को उन्होंने राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन को मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रीडम माना है. एक्सटेंट, इसकी सीमा क्या है, लिमिटेशन. लाइक द थ्योरी ऑफ लिबर्टी इन जनरल, इवन इन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेस, ई सजेस्ट हार्म प्रिंसिपल ओनली व्हेन द स्पीच रिजल्ट इनटू द हार्म टू अदर स्टेट कैन पुट रीजनेबल. मतलब कहने का मतलब है कि किसी के स्पीच और एक्सप्रेशन से अगर कोई हार्म होता है, किसी को नुकसान पहुँचता है, तो उसको स्टेट को क्या करना चाहिए, एप्रोप्रिएट रिस्ट्रिक्शन लगानी चाहिए. जेस मिल लिंक फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन विद डेमोक्रेसी. वो डेमोक्रेसी के साथ इसको लिंक करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को. डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच. डेमोक्रेसी है जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच के बिना
पॉसिबल नहीं है। हाउ डज दिस राइट हेल्प, और ये जो राइट है वो किस तरीके से डेमोक्रेसी को हेल्प करता है। इट प्रिवेंट द स्लाइड ऑफ डेमोक्रेसी फ्रॉम बिकमिंग टायरेनी ऑफ मेजोरिटी। ये कहता है कि इट द स्लाइड ऑफ डेमोक्रेसी फ्रॉम बिकमिंग, और ये जो स्लाइड है, ये जो कंटेंट है, ये क्या है कि जो डेमोक्रेसी को, किसी भी जो शासन तंत्र उसको टायरेनी होने से, निरंकुश होने से बचाता है। इन द वर्ड ऑफ मिल, इफ ऑल बट वन, सारे हैं लेकिन एक है, हैज़ अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। सब क्या करते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखते हैं। मेजोरिटी शुड लिसन टू द पर्सन, मेजोरिटी को, व्यक्तियों को सुनना चाहिए। द वे वी कैन नॉट एक्सेप्ट द टायरेनी ऑफ वन ओवर मेजोरिटी, वी कैन नॉट, हमें कभी भी एक्सेप्ट, स्वीकार नहीं करना चाहिए निरंकुशता, किसी भी एक आदमी की निरंकुशता और मेजोरिटी के ऊपर। वी ऑल्सो कैन नॉट एक्सेप्ट द टायरेनी ऑफ मेजोरिटी, और हमें कभी भी इस चीज़ को भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए कि मेजोरिटी क्या करे, माइनॉरिटी पे नियंत्रण करे। थस इवन देयर इज ए सिंगल वॉइस ऑफ डिसेंट, इस प्रकार यहाँ पे एक सिंगल वॉइस ऑफ जो डिसेंट है, जो मतभेद है, वी मस्ट लिसन टू द, हमें सभी को सुनना चाहिए। रीजन टू लिसन इट्स बेनिफिट, जो उसका रीजन है सुनने का, और उसके बेनिफिट्स क्या क्या है। व्हेन वी स्टॉप समवन फ्रॉम स्पीकिंग, अब अगर हम किसी को बोलने से रोकते हैं, वी हार्म आवरसेल्फ, हम खुद को क्या करते हैं, नुकसान। हाउ, हम कैसे नुकसान करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। व्हेन वी स्टॉप समवन फ्रॉम स्पीकिंग, वी आर अंडर द अजम्पशन ऑफ इनफेलिएबिलिटी। वैन, अब अगर हम किसी को बोलने से रोकते हैं तो हम इनफेलिबिलिटी के अजम्पशन में आते हैं। ओनली गॉड इज इनफेलिबल, क्योंकि यहाँ पे इनफेलिबल कौन है, गॉड है। एंड टू एरर इन ह्यूमन, वी प्रिवेंट आवर सेल्वेज फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द ट्रूथ एंड रेक्टिफाइंग आवर सेल्वेज, हम खुद को रोक सकते हैं फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग, समझने से, द ट्रूथ और रेक्टिफाई, दूसरों को सोचने और समझने से। अगर हम ऐसा करते हैं तो, अगर हम रोकते हैं तो। ये आल्सो गिव टेलियोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट। अब हमने पहले पढ़ा था कि टेलियोलॉजिकल जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या है। टेलियोलॉजिकल, दो डिओन्टोलॉजिकल और टेलियोलॉजिकल। टेलियोलॉजिकल क्या होता है कि वह एज पर द सिचुएशन, डायरेक्शन और टाइम एंड स्पेस के अकॉर्डिंग वो अपने आप को क्या करता है, एडजस्टमेंट होते हैं। द नेचर ऑफ ट्रूथ इज इट विल कम अप ऑन इट्स ओन, यह आया है अपने आप में। इट कैन नॉट बी फॉर लॉन्ग, यह इट कैन नॉट बी सप्रेस, अब हम इसको बहुत लंबे टाइम तक रोक नहीं सकते, इसलिए नो पॉइंट पोस्टपोनिंग द ट्रूथ। तो यहाँ पे कोई सत्य को पोस्टपोन करने का कोई पॉइंट है। वी आर पोस्टपोनिंग आवर मूवमेंट टुवर्ड बेटरमेंट, हम अपने जो हम पोस्टपोन कर सकते हैं केवल हमारे खुद के मूवमेंट को, हमारे बेटरमेंट के लिए। हम ये सिर्फ थोड़ा सा क्या है कि अगर हमें कोई भी रोकता है, कोई भी हमारी सोच और विचार को कोई कर्व करता है, करने की कोशिश करता है, कि वो सिर्फ एक थोड़े टाइम के लिए ही क्या है, वो रोक सकता है। और वो चीज़ है वो जो रुकती है वो कोई नुकसान नहीं करती, वो क्या कि थोड़े टाइम के बाद में बेटरमेंट के साथ निकल के आती है। मील सजेस्ट दैट एवरीवन शुड बी गिवन फ्रीडम टू, मील यही कहता है कि सभी को क्या करना चाहिए, फ्रीडम टू स्पीच देना चाहिए, इवन दो पर्सन हु वी मे कंसिडर मैड। वी डू नॉट नो फ्रॉम वेयर द ट्रूथ विल इमर्ज, हम नहीं जानते हैं कि वो कहाँ से सत्य आएगा। ये सभी लोगों को स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच देना चाहिए। ओनली व्हेन वी अंडरस्टैंड द ट्रूथ बाय क्रिटिकल इवोल्यूशन ऑफ आवर बिलीफ, कस्टम, ट्रेडिशन, वी कैन मूव टुवर्ड प्रोग्रेस। तो ये मील कहता है, आते हम, व्हेन वी अलाउ समवन टू स्पीक एंड देयर इज ए ट्रूथ इन व्हाट ही सेड,
यहाँ पे अगर हम किसी को अलाउ करते हैं बोलने के लिए, तो यहाँ पे एक सत्य है कि वो क्या करा है, वी हैव नो, हम कोई भी मोरल जो राइट है वो नहीं रखते तो स्टॉप किसी भी व्यक्ति को रोकने के लिए, बोलने से रोकने के लिए। द अनदर एडवांटेज इज, और दूसरा जो एडवांटेज है वो क्या है, इफ़ वी अलाउ हिम टू, अगर उसको अलाउ करते हैं बोलने के लिए, देयर इज़ नो ट्रूथ इन हिज, यहाँ पे कोई भी सत्य नहीं है, ही विल ऑटोमेटिकली, अगर जहाँ पे अगर सत्य नहीं होता वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, रुक जाएगा। थस इस प्रकार मिल इमर्ज एज द ग्रेटेस्ट चैंपियन ऑफ फ्रीडम, इसलिए उसको क्या कहा जाता है कि जो महान चैंपियन, ज्ञाता स्पीच और एक्सप्रेशन का। मील ऑल्सो इमर्ज एज ए स्पोक्समैन ऑफ डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी, वो जो डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी है उसका भी स्पोकमैन बताया गया है उसको। आर्टिकल 90 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सीम्स टू हैव बीन इंस्पायर्ड बाय द आइडिया ऑफ मिल, आर्टिकल जो 19 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इंस्पायर्ड है किससे, मिल के आइडिया से। मिल ऑन डेमोक्रेसी, अब डेमोक्रेसी के बारे में मिल क्या कहता है उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। मील एज ए रिलेक्टेंट वो अनिच्छुक डेमोक्रेट था, रिलेक्टेंट मतलब, मील इज ए चैंपियन ऑफ डेमोक्रेसी, अकॉर्डिंग टू मील ओनली डेमोक्रेसी एज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज कंपेटिबल विद द आइडिया ऑफ लिबर्टी। कहने का मतलब है जो कि मील को चैंपियन तो माना ही है, और मील ओनली डेमोक्रेसी एज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी को एक जरिया माना है किसको, गवर्नमेंट को फॉर्म करने का, जो कंपेटिबल है, जो आइडिया ऑफ लिबर्टी के जो कंपेटिबल है वो विच इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी बताया उसको, विच इज़ द बेस्ट प्रैक्टिकबल रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को बेस्ट प्रैक्टिकल बताया उसने। सिंस वी लिव इन ए मॉडर्न कॉम्प्लेक्स सोसाइटी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कैन नॉट बी इग्नोर्ड, अब जिस हम मॉडर्न सोसाइटी में रहते हैं उसमें रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। वो क्यों नहीं कर सकते हैं, मील वॉज फियरफुल, मील डरा हुआ था विथ रेस्पेक्ट टू द फ्यूचर ऑफ, जो फ्यूचर डेमोक्रेसी है उसके संबंध में मिल डरा हुआ था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि मासेज बढ़ने वाली है। सिंस मासेज वर डिमांडिंग राइट टू वोट, जब से मासेज ने क्या किया, डिमांड मांगना शुरू किया वोट देने के लिए, देयर वाज ए फियर दैट डेमोक्रेसी विल टर्न इनटू मोबोक्रेसी, तो वो डरा हुआ था कि जो जैसे जैसे लोग वो राइट टू वोट मांगते जाएंगे तब जो वोट का दायरा है वो बढ़ता जाएगा और डेमोक्रेसी से मोबोक्रेसी हो जाएगी, इस बात से वो डरा हुआ था। ही वॉज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्क ऑफ एलेक्स डी टॉकविले हु वर्क ऑन डेमोक्रेसी इन अमेरिका, वो इन्फ्लुएंस था एडी टॉकविले से जिसने लिखा डेमोक्रेसी इन अमेरिका। टॉकविले फियर्ड डेमोक्रेसी इन अमेरिका टर्निंग इनटू टायरेनी ऑफ मेजोरिटी ऑफ और मोबोक्रेसी, टॉकविले भी डरा हुआ था डेमोक्रेसी इन अमेरिका की टर्न किया टायरेनी से ऑफ मेजोरिटी, टायरेनी ऑफ मेजोरिटी और मोबोक्रेसी की ओर, तो ये टॉकविले ने कहा है। वाई मील वॉज कंसर्न, मील क्यों कंसर्न था डेमोक्रेसी, अकॉर्डिंग टू मील डेमोक्रेसी हैज़ नॉट बीन ए फ्री गिफ्ट, डेमोक्रेसी एक फ्री गिफ्ट नहीं है, पीपुल हैव स्ट्रगल फॉर सेंचुरी, लोगों ने कई सालों तक क्या किया है, स्ट्रगल किया है, हैंस ही डिड नॉट वांट, इसीलिए वो नहीं चाहता कि एनीथिंग had happened to the democracy in future, hence he suggests certain measure to protect the future of democracy in his book on representative government. His proposal can be categorized into two parts, पहले वेस्टर्न कंट्री, दूसरा कॉलोनीज। वेस्टर्न कंट्री क्या करते हैं, वॉट वॉज द कॉन्टेक्स्ट, वो वेस्टर्न कंट्रीज में जो कॉन्टेक्स्ट वो क्या है, फियर ऑफ डेमोक्रेसी टर्न इनटू टायरेनी ऑफ मेजोरिटी, जो डर था डेमोक्रेसी का वो टर्न हो रहा था किसमें, टायरेनी ऑफ मेजोरिटी में, मेजोरिटी की निरंकुशता में। वॉट इज टू बी डन, और उस समय क्या किया जाना चाहिए था, ही फेल दैट द फॉल ऑफ डेमोक्रेसी कैन बी प्रिवेंटेड बाय ब्रिंगिंग अरिस्टोक्रेटिक एलिमेंट, वो कहता है, वो महसूस करता था
कि जो डेमोक्रेसी है जो गिर रही है, जिसका जो समाप्त हो रही है, उसको किया जा सकता है, उसको रोका जा सकता है। क्या लगे? एरिस्टोक्रेटिक एलिमेंट, मतलब कुछ लोगों को शासन देके। वो मोबोक्रेसी की बात नहीं करता, वो सिर्फ कुछ एरिस्टोक्रेटिक जो एलिमेंट है उनको शासन देके वो जो डेमोक्रेसी जो गिर रही थी उसको वो रोकना चाहता था। वोट आर द, उसका क्या सजेशन था? ही सजेस्ट टू इंट्रोड्यूस द नेसेसरी, वो इंट्रोड्यूस करना चाहता जो नेसेसरी था, एजुकेशनल एंड प्रॉपर्टी क्वालिफिकेशन इनडायरेक्टली। ही प्रपोज द सिस्टम ऑफ वेटेड वोटिंग, और उसने जो प्रपोज किया है एक वेटेड वोटिंग का। ही प्रपोज टू गिव वन वोट टू ऑल, उसने प्रपोज किया गिव वन वोट टू ऑल बट मोर देन वन वोट टू दोज हु आर एजुकेटेड। मतलब उन्होंने क्या किया है कि उसने प्रपोज किया कि सभी को एक वोट देना चाहिए, लेकिन उन लोगों को ज़्यादा वोट देना चाहिए जो एजुकेट है और वो प्रॉपर्टी रखते हो, उन लोगों को ज़्यादा देना चाहिए। ही ऑल्सो प्रपोज प्लूरल वोटिंग, उसने बहुल वोटिंग का कंसेप्ट दिया। इट मीन्स राइट टू वोट इन मोर देन वन कॉन्स्टिट्यूंसी। इसका मतलब है कि कोई भी आदमी क्या करेगा, प्लूरल वोटिंग का मतलब होता है कि एक से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूंसी होती है उसमें वोटिंग करना। जैसे अगर कोई दिल्ली की एक कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट करता है तो दूसरी में भी जाके वोट कर सकता है। इफ़ पर्सन हैज़ प्रॉपर्टी इन मोर देन वन कॉन्स्टिट्यूंसी ही शुड हैव राइट टू वोट इन ऑल। अगर कोई भी आदमी एक से अधिक कॉन्स्टिट्यूंसी में अपनी प्रॉपर्टी रखता है तो उसको सभी कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट देने का राइट है। ये कौन कहता है? मिल कहता है। अब आगे आते हैं। टू चेक मजोरिटेरियनिज्म ही प्रपोज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। Mill suggests to introduce open ballot rather than secret ballot. Only open ballot is compatible with freedom of speech and expression. Mill favor strengthening the power of House of Lords rather than House of Commons. Mill favor करता है मजबूत करते हुए तो पावर ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जो लॉर्ड्स से उनको मजबूत करने की बात करता है, रादर देन जो कॉमन जो जनरल जो लोगों से जो चुन के आते थे उनको स्ट्रेंथ करने की बात नहीं करता, वो सिर्फ लॉर्ड्स को स्ट्रेंथ करने की बात करता है। वहाँ पे क्या है कि ब्रिटेन में दो तरीके के सदन थे। पहला सदन था हाउस ऑफ लॉर्ड्स और दूसरा था हाउस ऑफ कॉमन्स या फिर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। मिल सजेस्ट दैट वुमेन शुड बी गिवन राइट टू वोट। मिल ने पहली बार ये चीज़ इंपॉर्टेंस है कि मिल ने सबसे बार राइट टू वोट टू वुमेन की बात की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सिंस ही ब्रिंग एरिस्टोक्रेटिक एलिमेंट इन डेमोक्रेसी ही कैन बी कॉल्ड एज रिलेक्टेंट डेमोक्रेसी। वो कहता है कि जब से वो बात करने लगता है कि डेमोक्रेसी को चेंज करना चाहिए एरिस्टोक्रेटिक एलिमेंट में, तब से ही वो क्या है अनिच्छुक। मतलब जब अगर आप एरिस्टोक्रेटिक में जा रहे हो तो वो डेमोक्रेसी कहाँ से हुई? डेमोक्रेसी तो हुई नहीं। वो ही सजेशन विथ रेस्पेक्ट टू कॉलोनीज, और ये तो क्या था, ये वेस्टर्न कंट्रीज़ के बारे में था, और उसका जो सजेशन है कॉलोनीज़ के बारे में। दो मिल वॉज चैम्पियन ऑफ डेमोक्रेसी, यद्यपि क्या था वो चैम्पियन ऑफ डेमोक्रेसी, फिर भी वो सपोर्ट नहीं करता था इंट्रोडक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। वाह, कॉलोनीज़ में तो वो कभी भी सपोर्ट ही नहीं करता कॉलोनीज़ को, क्योंकि वो बताता है कि वो जो सेक्टर थे अनसिविलाइज है कॉलोनीज़ वाले। जैसे इंडिया कॉलोनी था, चाइना था, इंडोनेशिया था, वियतनाम था, इधर पूरा अफ्रीका था, वो क्या था, वो अनसिविलाइज थे, इसे मानते थे वो लोग, और वो इनको बारबरियन मानते थे वो। इन द वर्ल्ड ऑफ मिल बेनिवलेंट डेस्पोटिज्म इज बेस्ट फॉर बारबरिज्म। कहने का मतलब है कि जो डेस्पोटिज्म है, जो निरंकुश था, इज बेस्ट फॉर बारबेरियन से अच्छा है डेस्पोटिज्म वैल्यू। तो ये मिल के वर्ड थे। अकॉर्डिंग टू मिल डेमोक्रेसी इज़ नॉट अ फ्री गिफ्ट। मिल के अकॉर्डिंग डेमोक्रेसी क्या नहीं है, एक फ्री गिफ्ट नहीं है, टू डिस्ट्रीब्यूटेड, तो क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। पीपुल इन द वेस्ट हैव स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी। लोग वेस्ट में क्या करते हैं, स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी। दे अंडरस्टैंड वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी
वो डेमोक्रेसी का वैल्यू समझते हैं। सिमिलरली बारबेरियन अनटिल, जैसे ही बारबेरियन क्या कर, अनटिल एंड अनलेस दे आर प्रिपेयर्ड फॉर डेमोक्रेसी कैन नॉट बी गिवन डेमोक्रेसी गिफ्ट, उनको क्या नहीं करना चाहिए, डेमोक्रेसी एज ए गिफ्ट नहीं देना चाहिए। किनको, बारबेरियन को। ये मिल का है। देर आर सर्टेन प्री रिक्विजिट फॉर इंटर, यहाँ पे जो कॉलोनीज एरिया है वहाँ पे अगर आप एस्टेब्लिशमेंट करना चाहते हो डेमोक्रेसी को, तो वहाँ पे कुछ पूर्व निर्धारित चीज़ों की बात करता है मिल। कंट्रीज शुड हैव डेमोक्रेटिक कल्चर, कंट्री को क्या करना चाहिए, एक डेमोक्रेटिक कल्चर, सिविल सोसाइटी रखना चाहिए। शुड हैव कमिटमेंट टुवर्ड डेमोक्रेटिक वैल्यूज, और उनको जो डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज है उनके प्रति कमिटमेंट रखना चाहिए। सिंस दीज रिलेक्टेंट इंट्रोड्यूस डेमोक्रेसी एनीवेयर एनी टाइम, जब से these reluctant introduce democracy anywhere anytime he called as reluctant democracy। इसीलिए वो क्या, जब से उसने इस तरीके से डेमोक्रेसी का जो विवरण किया है, रिलुक्टेंट अनिच्छुक डेमोक्रेसी का, तभी से उसको रिलुक्टेंट डेमोक्रेट कहा गया है। इन कंपेरिजन टू मिल, कंपेरिजन में लीडर लाइक नेहरू गांधी कैन बी कंसिडर्ड एज पैशनेट डेमोक्रेट। In the word of Nehru, if people cannot come to democracy, democratic can be brought to the doorstep to people। अगर if cannot come to, अगर लोग डेमोक्रेसी के पास नहीं आते तो डेमोक्रेसी लोगों के पास आ जाएगी। देखना, ये बात करता है नेहरू। तो ये लास्ट स्लाइड है, इसको ख़त्म करते हैं। तो और चैप्टर, आज जो वीडियो बहुत लंबा हो गया, लगभग एक घंटा 10 मिनट के आसपास हो जाएगा, 1 घंटा 20 मिनट के आसपास। दो मील्स फियर हैव बिकम ए रियलिटी इन मोस्ट ऑफ कंट्रीज ऑफ थर्ड वर्ल्ड। यद्यपि जो मील का जो डर था वो रियल मतलब वास्तविक हुआ कुछ कंट्रीज में, जो थर्ड वर्ल्ड के कंट्रीज हैं। थर्ड वर्ल्ड के कंट्रीज उनको कहा जाता है, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड के कंट्रीज को वेस्टर्न माना गया, सेकेंड वर्ल्ड जो वेस्टर्न जो कंट्रीज जैसे अमेरिका, यूरोप हो गए, और सेकेंड वर्ल्ड की जो कंट्रीज है जिसमें यूएसएसआर हो गया, उसमें जैसे सेंट्रल एशिया हो गया, ये सेकेंड वर्ल्ड की इटली, जापान, ये सेकेंड वर्ल्ड माना जाता है। और थर्ड वर्ल्ड जो जैसे अफ्रीका हो गया, इंडिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ये सारे देश है थर्ड वर्ल्ड की कंट्रीज में माने जाते हैं। येट इंडिया रिमेंस एक्सेप्शन, और इसमें भी इंडिया क्या हुआ, एक्सेप्शन रहा, क्योंकि इंडिया में ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो जो एरिस्टोक्रेट डेमोक्रेसी की बात करता था, ऐसा कुछ नहीं, इंडिया में केवल डेमोक्रेसी ही रहा था। वी कैन प्राउडली से दैट इंडिया हैज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। हम ये कह सकते हैं हम प्राउडली कि हमारा जो देश है वो क्या है, एक मोस्ट वाइब्रेंट डेमोक्रेटिक कंट्री है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मील और सब्जेक्शन ऑन, मील का जो वुमेन के बारे में क्या विचार था ये बात करते हैं। प्लेटो के बाद में इट वाज मील हु सपोर्ट द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द पॉलिटिकल अफेयर। आफ्टर द प्लेटो ये मील था जिसने सपोर्ट किया था पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पॉलिटिकल अफेयर। ही एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट, उसने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया मूवमेंट में, डिमांडिंग राइट टू वोट टू बी गिवन वुमेन आल्सो। उसने एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के बाद की वुमेन के लिए डेमोक्रेसी में। अकॉर्डिंग टू मिल ऑल फॉर्म ऑफ स्लेवरी आर स्टेबल, जो स्लेवरी है किसी भी तरीके की स्लेवरी को उसने डिनाई किया है। हाउएवर द स्लेवरी ऑफ वुमेन इज कर, लेकिन वो जो स्लेवरी ऑफ वुमेन है उसको कंटिन्यू करने की बात करता है। इट इज़ सो यूनिवर्सल, इसलिए ये यूनिवर्सल दैट इट अफेयर नेचर, क्योंकि वो बताता है कि ये नेचुरल है। मील हे सजेस्ट दैट देयर आर नो बेनिफिट इन कन्फाइनिंग वुमेन विद इन द फोर वॉल ऑफ फैमिली। मील ये भी कहता है कि यहाँ पे कोई भी बेनिफिट नहीं है और औरत को सीमित करना चार जो दीवार है परिवारों की उसमें। इट इज़ नाइदर गुड फॉर वुमेन नॉर गुड फॉर, ये न ही महिला के लिए सुरक्षित है और न ही सोसाइटी के लिए सुरक्षित है। तो यहाँ पे जो पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो सेकंड वाले स्टेटमेंट से कॉन्ट्राडिक्टरी है मिल का। नंबर ऑफ टाइम वी एसोसिएट मैनी नेगेटिव फीचर विद द नेचर ऑफ वुमेन। कई बार हमने
एसोसिएट किया है मैनी नेगेटिव फीचर, कई सारे नेगेटिव फीचर को महिलाओं के नेचर के साथ। दिस हैपन, ये हुआ था व्हेन वी कन्फाइन, जब हमने क्या किया, कन्फाइन के वुमेन विद इन 4 वॉल ऑफ, ये हमने कई बार जब भी हमने महिलाओं को 4 वॉल में, वॉल ऑफ फैमिली में हमने क्या किया, कन्फाइन करने की कोशिश की, तब क्या हुआ है, ये बता रहा है कि निगेटिव फीचर आई हैं सोसाइटी के अंदर। वैन वुमेन आर इन पब्लिक स्पेस मैन बिहेव मोर, अगर महिलाएं पब्लिक फीचर में, जैसे कि हम देखते हैं कि कहीं पे भी अगर महिलाएं देती थी, जो पुरुष होता है वो अपने आप को सभ्य रखने की कोशिश करता है। देयर एफिशिएंसी, मतलब उनकी एफिशिएंसी क्या होती है, इम्प्रूव होती है। तो ये हुआ मील। अब हम आगे बढ़ेंगे मार्क्स की क्लास आएगी। तो दोस्तों चैनल को लाइक को सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस थिंकर्स के बारे में सब तरीके की क्लास लेके आऊँगा मैं। धन्यवाद। क्वेश्चन आंसर भी लेके आऊँगा, यूपीएससी में किस तरीके से आंसर लिखा जाता है वो भी बताऊँगा मैं आपको। तो आप प्लीज़ जो भी मेरा वीडियो देख रहा है वो सब्सक्राइब कीजिएगा।